चलते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 16 की तरफ, जिसमें हम किसी प्रोसेसर की लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्या है, लैंग्वेज के टाइप्स क्या हैं और अलग अलग लैंग्वेज के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की। अगर मैं आपसे पूछूं लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज नॉर्मली आप बोलोगे असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। पर नॉर्मली अगर हम बात करें तो लैंग्वेज क्या है, एक वे है गिविंग और राइटिंग द मैसेज। किसी इंसान को, किसी मशीन को, किसी ऑब्जेक्ट को कमांड देने का तरीका है लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज के नॉर्मली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में दो पार्ट होते हैं, एक सिंटेक्स पार्ट होता है और एक उसका लॉजिक पार्ट होता है। बात समझ आ गई है नहीं? तो लैंग्वेज एक तरीका है कमांड देने का, मैसेज देने का, चाहे वो ह्यूमन को दिया जाए, चाहे वो मशीन को दिया जाए या वो किसी ऑब्जेक्ट को दिया जाए। अब यहाँ पे बोलोगे ऑब्जेक्ट क्या है, आजकल IoT टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चल रही है। एक मशीन दूसरी मशीन से बात करना चाहती है, IoT, एक सेंसर दूसरे सेंसर को डाटा देना चाहता है। तो बात यह है कि एक सेंसर किसी दूसरी मशीन को डाटा देना चाह रहा है, तो यहाँ भी आपको एक लैंग्वेज होगी, कुछ ना कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, तभी वो सेंसर अपना डाटा उस मशीन को भेजेगा। तो उसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो जैसे कि सेंसर का डाटा किस फॉर्मेट में जाएगा, तो ये सब लैंग्वेज में डिफाइंड होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे दो इंसान हैं, एक गुजराती है, एक दिल्ली वाला है। अब आपका जो मैसेज था वो ये है कि चाय नहीं पीऊंगा। अब बात यह है, गुजराती इस चीज को बोलता है चाह नथी पीयूसी, ये इसका एक फॉर्मेट हो गया, और दिल्ली वाला बोलता है चाय नहीं पीऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पार्ट में आप देख रहे हैं सिंटेक्स बदल गया, मीनिंग सेम है। तो लैंग्वेज एक तरीके से क्या है, एक वे है जो एक सिंटेक्स रूल को फॉलो करती है और एक मीनिंगफुल वे रखती है। वो एक चीज समझाने की कोशिश करती है सामने वाले को कि भैया ये कमांड है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन जो अंडरस्टैंड हुए अदर बाय ह्यूमन और मशीन और ऑब्जेक्ट इन ए गिवन सिंटेक्स फॉर्म इज कॉल्ड लैंग्वेज। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? अब आते हैं लैंग्वेज के टाइप्स की। लैंग्वेज के जो टाइप्स होते हैं वो नॉर्मली डिसाइड होते हैं। सबसे पहले अगर हमारी टारगेट लैंग्वेज की बात करें, टारगेट लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज ही आती है, क्योंकि टारगेट केवल मशीन होती है और मशीन के लिए हम जो लैंग्वेज होते हैं उसको बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि मशीन 0 और 1 ही समझती है। पर अगर हम यूजर फ्रेंडली बात करें कि थोड़ी सी हम यूजर फ्रेंडली बात करें, जब कुछ अंडरस्टेबल हो, क्योंकि मशीन लैंग्वेज तो समझ में आती नहीं है इंसान को, तो इंसान को जो भाषा समझ में आ जाए मशीन के लिए लिखने वाली भाषा और यूजर फ्रेंडली है, तो लैंग्वेज दो तरह की हैं, असेंबली और हाई लेवल। मैं दोबारा बता रहा हूँ, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज हैं जो किसी मशीन के लिए लिखी गई हैं, पर वो इस तरीके से लिखी गई है कि यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सके और थोड़ी सी यूजर फ्रेंडली हो। हालांकि मशीन उसको नहीं समझेगी जब तक उसको आप उसको डिकोड नहीं कर दोगे। मशीन के लिए आपको उसको बाइनरी फॉर्म में ही देना पड़ेगा, पर यूजर ने उसको लिखने के लिए असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज यूज करी है। बीच में हमें ट्रांसलेटर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि मशीन आपकी असेंबली और हाई लेवल समझती नहीं है और आप वो मशीन नहीं समझते, तो बीच में हमें ट्रांसलेटर लगाना होता है, जिनको हम कंपाइलर या असेंबलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज में यूजर जो कमांड देता है वो बाइनरी सीरीज की डिजिट्स में देता है, मतलब एक सीरीज ऑफ बाइनरी डिजिट्स चलती है। जैसे मान लो आपका एक कमांड है MVI A23, एक्यूमुलेटर के अंदर 23 डाल दो, तो होता क्या है, प्रोसेसर की नज़र में MVI A का एक बाइनरी सीरीज का कोड है और 23 का बाइनरी सीरीज का कोड है। ये दोनों कोड आपको मशीन को जाएंगे 0-1 की सीरीज में, तब जाके प्रोसेसर समझेगा मुझे करना क्या है। ठीक है, तो हर इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, ऑपकोड और ऑपरेंड। ऑपकोड ये बताता है कि क्या करना है, ऑपरेंड ये बताता है कि किस पे करना है। ऑपरेंड मतलब सोर्स ऑफ डाटा बताता है। ठीक है, नॉर्मली तो LXI H2050, अगर जैसे मैं ये इस इंस्ट्रक्शन को देखूं तो ये मेरा ऑपकोड है और ये मेरा ऑपरेंड है, और दोनों के लिए आपने क्या करा, बाइनरी सीरीज का डाटा लिख दिया। बाइनरी सीरीज का डाटा लिखोगे आप तो जाके वो मशीन उस चीज को समझेगी। ठीक है, बात ये होती है, मैंने बताया कि आपने
मशीन लैंग्वेज में देखा कि जो हमारे टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं वो 256 बनते हैं। टोटल कॉम्बिनेशन 256 बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी ऑप कोड है वो ही बताता है कि इंस्ट्रक्शन क्या करना है, ऑपरेशन क्या करना है। ऑप कोड ही आपको बताता है कि ऑपरेशन क्या करना है। तो ऑप कोड आपके नॉर्मली 8 बिट का होता है, तो 2 की पावर 8 256 ऑप कोड तैयार हो जाते हैं। अब इन 256 में से 246 ऑप कोड तैयार हो गए जो कि यूज में आ रहे हैं। 246 ऑप कोड को बाइनरी फॉर्मेट में याद करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि हर बाइनरी फॉर्मेट 8 बिट के बाइनरी फॉर्मेट उठाएं तो उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। हर बाइनरी फॉर्मेट का 8 बिट की बाइनरी फॉर्मेट का अगर हम मतलब देखें तो एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे MVI A का मतलब है ए के अंदर डाल दो डेटा को, ए के अंदर डेटा को डाल दो, ये MVI A का कोड है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी की कुछ सीरीज होंगी, जैसे 1 0 1 1 0 1 0 1, ऐसे मान लो ये एक बाइनरी डिजिट्स हैं 8 बिट की। तो ये क्या बता रही है? ये MVI A बता रही है, मतलब ए के अंदर डाल दो। ऐसे अगर कुछ अलग पैटर्न दें हम 1 और 0 का तो उसका कुछ अलग मीनिंग होगा। तो ऐसे हमने बाइनरी डिजिट्स के पैटर्न बना दिए 8 बिट के। तो ऐसे कितने पैटर्न्स बने? 246 पैटर्न्स बने। तो 246 पैटर्न 8 बिट के बने हैं और इन्हीं पैटर्न्स को हम बोलते हैं ऑप कोड। मशीन लैंग्वेज में ये बाइनरी पैटर्न्स कहलाते हैं, असेंबली लैंग्वेज में हम इनको ऑप कोड बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई है नहीं आई? तो नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से हमने बता दिया कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो 2 की पावर 8 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब 256 ऑप कोड बनेंगे और 256 ऑप कोड 8 बिट के होंगे बाइनरी फॉर्मेट में। अब मशीन लैंग्वेज में हमने क्या बोला कि मशीन लैंग्वेज में जो पैटर्न थे वो हमने सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हर पैटर्न का अपना मीनिंग है। हर 8 बिट के कॉम्बिनेशन का अपना अपना मीनिंग है। जैसे MVI A उसका अलग मीनिंग है, 8 बिट का है। MVI B उसका अलग मीनिंग है। मूव A, B उसका अलग मीनिंग है, और सबके 8 बिट के पैटर्न बने हुए हैं। ठीक है, तो इन पैटर्न से मिलके बनता है इंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो कंप्लीट सेट ऑफ पैटर्न से एक मशीन लैंग्वेज तैयार होती है। तो मैंने आपको बताया 246 पैटर्न यूज हो रहे हैं, उन 246 पैटर्न से 80 इंस्ट्रक्शंस तैयार होते हैं। 74 इंस्ट्रक्शन नहीं, ये गलत लिख रखा है थोड़ा सा मैंने। 80 इंस्ट्रक्शंस आपके तैयार होते हैं, किससे? एक इन 246 पैटर्न से। टोटल 80 इंस्ट्रक्शंस तैयार होते हैं आपके इन 246 पैटर्न से। देर हो गई बात ये नहीं हुई? तो इन पैटर्नों से इंस्ट्रक्शन बनता है जो प्रोसेसर समझता है। अब बात आती है हेक्साडेसिमल नंबर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कि आप जब बिट पैटर्न्स को एंटर करोगे, सपोज करो 8 बिट के पैटर्न को एंटर कर रहे हो आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है और आप हर प्रोग्राम के हर आउटपुट को 8 बिट के पैटर्न में आप एंटर करा रहे हो, तो गलती होने के चांस है। मान लो एक भी बिट आपकी गलती से चेंज हो गई तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, चिता और चिंता में एक बिंदी का अंतर है। तो चिता और चिंता में अगर बिंदी हट जाए तो मतलब ही बदल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये है कि मान लो आपने पैटर्न लिख रहे हो, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, पैटर्न लिख रहे हो आप, और एक पैटर्न में आपने 1 की जगह 0 कर दिया तो उस पैटर्न का मतलब ही बदल जाएगा और आपका फिर डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो ये काम तब गलती हो सकती है जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं, और बड़ा प्रोग्राम लिखते टाइम मैनुअल मिस्टेक की वजह से अगर आपने 1 का 0 कर दिया या कहीं भी आपने चेंज कर दिया तो आपको फिर उस मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा या सिंटैक्स एरर आ जाएगी। जैसे हम बात करते हैं 0011110000111100, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट द नंबर। अब मान लो बाय मिस्टेक आपने इनमें से एक भी बिट चेंज कर दी तो ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा, या तो फिर एरर दे देगा या कोई और काम कर डालेगा, क्योंकि उस इंस्ट्रक्शन का फिर अलग मतलब है।
ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमने इस बाइनरी डिजिट को हेक्साडेसिमल में नंबर लिखने में हमने फायदा समझा। अब देखिए ये इतने बड़ी इंस्ट्रक्शंस की सीरीज है, अब इनमें से एक भी बिट अगर चेंज हो जाए तो पूरे प्रोग्राम का मतलब चेंज हो जाएगा, फिर उस इंस्ट्रक्शन का मतलब चेंज हो जाएगा, और उस इंस्ट्रक्शन का मतलब चेंज हो गया तो फिर प्रोग्राम डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो इतनी बड़ी सीरीज में एरर आने के चांस हैं अगर आप इसको फीडिंग कर रहे हो, तो इसीलिए हम हेक्साडेसिमल नंबर में लिखते हैं। तो 00111100 को लिखने की जगह अगर हम 3C लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब हमें एरर पकड़ में आ जाएगी अगर हमने गलती भी कर दी तो, ठीक है। पर इतनी सारी सीरीज में आपको ये भी पता नहीं लगेगा कहाँ मैंने 1 करा, कहाँ मैंने 0 करा। तो इसलिए गलती से बचने के लिए हम बाइनरी सीरीज की जगह हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज के सबसे बड़े फायदे क्या हैं? कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं है, कोई इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है, कोई असेंबलर की जरूरत नहीं है, और फास्ट होती है क्योंकि मशीन के हिसाब से बना दिया आपने। डिसएडवांटेज ये है कि 246 पैटर्न्स को याद करना इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है और एरर होने के चांस है। अब आती है असेंबली लैंग्वेज, ये मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब है इसको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से मतलब है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से मतलब है तो ये प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करती है। आपकी ये जो लैंग्वेज है प्रोसेसर टू प्रोसेसर चेंज हो जाती है। आपने जैसे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम करा होगा तो सी लैंग्वेज में आप प्रोसेसर पे ध्यान नहीं देते, आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठ जाते हो और प्रोग्राम लिख देते हो सी का, पर प्रोसेसर के लिए आपकी बात अलग है। असेंबली लैंग्वेज में अगर आप 8085 के लिए लिख रहे हो तो इंस्ट्रक्शन अलग है, i7 प्रोसेसर के लिए अगर एडिशन का प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो असेंबली लैंग्वेज अलग है, i3 के लिए लिखोगे तो अलग है। सबके प्रोसेसर के लिए अलग अलग फॉर्मेट है असेंबली लैंग्वेज में। ये नॉर्मली नेमोनिक्स फॉर्म में लिखी जाती है। नेमोनिक्स फॉर्म का मतलब ऑपकोड प्लस ऑपरेंड, ये इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं। मशीन लैंग्वेज थोड़ी अंडरस्टेबल है, यूजर द्वारा अंडरस्टेबल होती है, इसलिए हर कंपनी क्या करती है इंस्ट्रक्शन के लिए कोड डिफाइन करती है। हर कंपनी इंस्ट्रक्शन के लिए कोड डिफाइन करती है जिनको हम कहते हैं नेमोनिक्स। हर कंपनी इंस्ट्रक्शंस के लिए डिफाइन करती है कोड, जैसे हमने कर दिया MBI-A, तो ये MBI-A हमारा नेमोनिक्स का काम कर रहा है क्योंकि इसका एक कोड हो गया। मतलब MBI-A का मतलब है एक्यूमुलेटर में डाटा डाल दो, तो ये कोड है, इस कोड को नेमोनिक्स कहते हैं। नेमोनिक्स जो बना होता है वो हमारी ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों से बना होता है। जैसे हमने लिखा मूव A, B, तो ये हमारा क्या है? नेमोनिक्स है। ये हमारा क्या है? नेमोनिक्स है, जिसका मतलब क्या है? B को A में डाल दो। तो हर नेमोनिक्स का अपना एक मतलब है और हर नेमोनिक्स आपका क्या है? एक सिंबॉलिक कोड है। तो हर नेमोनिक्स बना होता है ऑपकोड और ऑपरेंड से, पर ऑपरेंड ऑप्शनल है, लीनियर हो, ठीक है। अब नेमोनिक्स होते क्या है? नेमोनिक्स केवल ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, नंबर नहीं होता नेमोनिक्स में, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। और इसमें ऑपरेंड जो है वो तो नंबर है, यहाँ पे नेमोनिक्स का मतलब क्या है? ऑपकोड। ये नेमोनिक्स मैंने लिख दिया है गलती से, नेमोनिक्स की जगह हम बोलेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑपकोड और ऑपरेंड से मिलके बना है, जिसमें जो ऑपकोड है वो हमारा नेमोनिक्स कहलाता है, जो ऑपकोड है वो हमारा नेमोनिक्स कहलाता है, जो कि अल्फाबेट की फॉर्म में लिखा जाता है, लेटर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मूव A, C, तो ये इसका कहने का मतलब है ये हमने अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा है, लेटर्स की फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब है C का डेटा A में डाल दो, ठीक है। तो नेमोनिक्स ये बताता है कि क्या ऑपरेशन होना है ऑपरेंड के ऊपर। नेमोनिक्स ये बताता है कि क्या ऑपरेशन होना है ऑपरेंड के ऊपर, इसलिए नेमोनिक्स को हम ऑपकोड भी बोल सकते हैं। नेमोनिक्स को हम ऑपकोड भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अब ये मशीन डिपेंडेंट है, तो आप 8085 का इंस्ट्रक्शन 8051 पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ठीक है। अब जैसे आपने बोला नेमोनिक है INR-A, INR-A का मतलब है इंक्रीमेंट द रजिस्टर, ठीक है, A को बढ़ा दो, राइट है। आप बोलना चाहते हो ऐड B का मतलब है A को B से ऐड कर दो,
तो ये हम यहाँ पे नेमोनिक्स बोल रहे हैं, जो कि कोई ना कोई ऑपरेशन को डिफाइन करता है, कोई ना कोई टास्क को डिफाइन करता है, पर ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में होता है, जो ये बताता है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है। ठीक है, अब बात आती है, आपने प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में तो लिख लिया, पर असेंबली लैंग्वेज मशीन तो नहीं समझेगी, तो उसको ट्रांसलेट करना होता है। ट्रांसलेट करने को कहते हैं असेंबलिंग, ट्रांसलेट करने को क्या कहते हैं, असेंबलिंग। अब असेंबलिंग करने के दो तरीके हैं। पहला कि प्रोग्रामर पहले प्रोग्रामर एडिटर में अंदर प्रोग्राम लिख ले और फिर टेबल में से देख के उसके ऑप कोड लिखे, उसका हेक्साडेसिमल कोड लिखे। जैसे मान लो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिख लिया, अब ये टेबल होती है, इस टेबल में सबके हेक्साडेसिमल कोड दे रखे हैं, तो प्रोग्रामर क्या करे, पहले प्रोग्राम लिख ले पूरा है नेमोनिक्स के फॉर्म में और ऑपरेंड के फॉर्म में, पूरे इंस्ट्रक्शंस जब उसने लिख लिए तो फिर प्रोग्रामर क्या करेगा, उस टेबल में से हेक्साडेसिमल नंबर उठाएगा और फिर उसको प्रोसेसर के लिए मेमोरी में सेव करेगा। तो ये तो काम हो गया मैनुअल असेंबलिंग। एक आता है एडिटर के थ्रू। हमारे कुछ एडिटर या आईडी या सिमुलेटर होते हैं, कुछ आईडी और सिमुलेटर होते हैं जिनके अंदर हम जब नेमोनिक्स की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मूव ए बी, ये मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब इसके अंदर असेंबलर लगा हुआ है जो इसको असेंबल करेगा और उसको हेक्साडेसिमल कोड में बदल देगा। तो ये असेंबलर करता है ये काम। तो अगर असेंबलर के थ्रू कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैनुअली करोगे आप। ठीक है, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है फास्ट होती है, इसके अंदर टाइमिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। टाइमिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया, ढंग से देखना आपको, मैंने लिखा 4 i = 0 और i is less than 5 और i++। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अंदर इसको लिख दिया और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करा और फिर मैंने बोला LED = 1। ठीक है, ये बात हो गई। और यही काम मैं क्या कर रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ मैं MVIB, 05 DCR B और JNZ लूप। और लूप का काम क्या है, लूप ये रहा हमारा, लूप ये है। अब ढंग से देखना, होता क्या है, आप जब इस C लैंग्वेज के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर लूप के बाद LED 1 हो जाएगी। ठीक है, पर यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर लूप के बाद LED 1 हो जाएगी। अब बात ये होती है, असेंबली लैंग्वेज में हर इंस्ट्रक्शन की क्लॉक साइकिल पता होती है, जैसे कि मैंने आपको आगे पढ़ाऊंगा। हर इंस्ट्रक्शन की क्लॉक साइकिल पता होती है कि ये कितनी साइकिल में एग्जीक्यूट होगा, ये असेंबली में पता रहता है। पर C के अंदर हमको ये नहीं पता कि ये वाला जो लूप है जो मैंने सिलेक्ट करा है यहाँ पे पीले कलर से, तो ये वाला लूप कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा ये असेंबली में नहीं पता। पर यहाँ पर आपको हर इंस्ट्रक्शन का क्लॉक साइकिल पता होता है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा, तो ये प्रोसेस कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा ये असेंबली लैंग्वेज बता देती है। इसलिए हमको एक्यूरेट टाइमिंग पता लग जाती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। दूसरा, अगर हम डिले देना चाहते हैं, जैसे मैंने इस केस में दिया, इस केस में मुझे पता है ये कितना डिले देगा मुझे नहीं पता, LED कितनी देर बाद जलेगी मुझे नहीं पता, पर इस इंस्ट्रक्शन में आप ये पता लगा सकते हो LED कितनी देर में जलेगी, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन का टाइम मुझे पता है कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा। असेंबली का सबसे बड़ा फायदा। ठीक है, ये भी बताती है असेंबली लैंग्वेज कि आपका डेटा कहाँ स्टोर हुआ है। जब आप लिखते हो int a, तो int a लिखने के बाद में आपको ये नहीं पता कि वो a नाम का वेरिएबल किधर स्टोर हुआ है, मेमोरी में गया है या रजिस्टर में गया है, ये हमको नहीं पता। पर यहाँ पर हम जो डाटा लिखते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें रहती है कि वो स्टोर कहाँ हुआ है, वो मेमोरी में स्टोर है या वो किसी रजिस्टर में स्टोर है। ठीक है, ये पूरा इंटरनल आर्किटेक्चर बताती है असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि ये है ही आर्किटेक्चर बेस, तो इसमें इंटरनल आर्किटेक्चर बताती है, तो हमको वर्किंग भी पता लग जाती है प्रोसेसर काम कैसे कर रहा है। और ये टाइमिंग डायग्राम भी बताती है। टाइमिंग डायग्राम का मतलब है कौन सा इंस्ट्रक्शन, जैसे ये वाले इंस्ट्रक्शन को देखो आप, तो ये जो फिगर दिख रहा है ये टाइमिंग डायग्राम है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा, कितनी देर में वो काम कर जाएगा, ये सारा काम आपका असेंबली लैंग्वेज बताती है। ये इसके फायदे हैं।
डिसएडवांटेज क्या है असेंबली लैंग्वेज के? असेंबली लैंग्वेज के डिसएडवांटेज हैं कि ये हाई लेवल की तरह इजीली अंडरस्टेबल नहीं है। दूसरा, मशीन डिपेंडेंट है, हर मशीन के लिए असेंबली लैंग्वेज अलग है, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। और नेमोनिक्स को याद करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जैसे बाइनरी सीरीज को याद करना बहुत मुश्किल था, ऐसे इतने सारे नेमोनिक्स को याद करना बहुत मुश्किल है अगर आपका आर्किटेक्चर सिस्क बेस है। सिस्क बेस आर्किटेक्चर है तो आपको नेमोनिक्स याद करना बहुत भारी पड़ जाएगा। सिस्क क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।